और अगर आप जिम्मेदारी ले सकते हैं तो इस वीडियो में आपको मैं ऐसा डाइट प्लान बताऊंगा कि जिससे कि आपकी किडनी 70% उस डाइट करने से ही हो जाएगी। ये जो कंटिन्यूसली लगातार हिट करता है ना गंदा खून नेफ्रॉन के अंदर, यही सूजन पैदा करता है सबसे पहले वहां पर। और सिर्फ डायलिसिस की बात नहीं कर रहा हूं, आपको पॉलीसिस्टिक किडनी है, आपको नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, आपको क्रॉनिक किडनी डिसीज है, हर एक केस के अंदर जो ये मेडिसिन है आयुर्वेद की जड़ी बूटियों की, ये काम करती हैं। देखिए, एलोपैथी में नेफ्रॉन रिपेयर या किडनी ठीक करने की कोई दवाई नहीं आती है। नेफ्रोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि एक बार किडनी खराब हो गई तो वो दोबारा ठीक नहीं हो सकती है। वो बात अलग है कि नेफ्रोलॉजिस्ट जो है उनको मैं रोज गलत साबित करता हूं अपने ट्रीटमेंट के द्वारा। अच्छा, ये बात सही है कि 80% जो है वो किडनी रीजनरेट हो भी नहीं पाती है और ठीक हो भी नहीं पाती है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि आपके नेफ्रोलॉजिस्ट को मालूम नहीं है कि वो किडनी कैसे ठीक करे। जब मालूम ही नहीं है तो फिर पेशेंट को बताएंगे क्या, और जब पेशेंट को मालूम ही नहीं पड़ेगा तो पेशेंट करेगा क्या। तो वही रीजन है कि 80% पेशेंट्स की किडनी ठीक नहीं हो पाती है, पर 20% की होती है। अब देखिए, मैं तथ्यों को लेकर बात करता हूं, रिपोर्ट्स को, साइंटिफिक स्टडीज को लेकर बात करता हूं। तो इसी साल 2023 में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास डैलस यूएस में एक रिसर्च हुई जिसमें उन्होंने नेफ्रॉन रिपेयर के बारे में बात करी है और बहुत क्लियरली ये बताया है कि कैसे नेफ्रॉन रिपेयर करते हैं अपने आप को, और कॉन्स्टेंटली करते हैं, 24 घंटे करते हैं। उसको उन्होंने एक टर्म दिया हाउस कीपिंग का। मतलब जैसे हमारा घर का रख रखाव होता है या हम अपने घर को साफ रखते हैं, वैसे ही नेफ्रॉन्स भी, आपके जो किडनी के सेल्स हैं, फिल्टर्स हैं, वो भी अपनी सफाई खुद करते हैं, अपनी रिपेयर खुद करते हैं, और इसी कारण वो पूरी जिंदगी जिंदा रहते हैं, जीवित रहते हैं। और ये कोई नई रिसर्च नहीं है। 10 साल पहले भी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में इसी टाइप की रिसर्च हुई थी, और उसमें भी उन्होंने ये बताया कि जैसे पेड़ की शाखें जो होती हैं वो ग्रोथ करती हैं, अपनी लीव्स बनाती हैं, पत्ते बनाती हैं, एक अपना ग्रोथ खुद बनाती हैं, उसी तरीके से नेफ्रॉन्स भी अपनी ग्रोथ खुद करते हैं और अपने को खुद ठीक करते हैं। तो ये तो सबसे पहले मान लीजिए कि शरीर का अगर कोई भी अंग है तो वो अपने आप को ठीक करने में सक्षम है, वो ठीक कर सकता है अपने आप को, क्योंकि वो आपकी बॉडी का एक पार्ट है और आपकी बॉडी जीवित है। तो वो क्यों नहीं ठीक हो सकता है, ये सोचिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या कोई आयुर्वेदिक हर्बल या जड़ी बूटियां ऐसी हैं या कोई ऐसी दवाई है जो कि किडनी को ठीक कर सके, और वो भी स्पेशली एंड स्टेज रीनल डिसीज में, जिसको हम लोग कैटेगरी 5 बोलते हैं, या उन पेशेंट्स के लिए जो डायलिसिस पर हैं, जिन्होंने पूरी की तरह से पूरी की पूरी उम्मीद छोड़ दी अपनी कि अब तो भाई किडनी हमारी बिल्कुल ठीक नहीं हो सकती है, हमारा पेशाब 100 ml 200 ml आ रहा है या आता ही नहीं है। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 2 महीने हो गए, 5 साल हो गए डायलिसिस कराते कराते, और डॉक्टर ने भी बोल दिया कि अब तो आप ट्रांसप्लांट की तैयारी कीजिए या फिर पूरी जिंदगी भर डायलिसिस कीजिए। तो उनकी उम्मीद भी नहीं है, उनको जो खिलाओ, खाना खिलाओ, खाते रहते हैं, वो अपनी किडनी ठीक करने के लिए कुछ भी नहीं करते वो। इस वीडियो में हम बताएंगे या सीखेंगे कि डायलिसिस के पेशेंट्स अपनी किडनी को कैसे रिकवर कर सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं, उसमें क्या खाएं, क्या ना खाएं, कौन सी ऐसी कोई आयुर्वेदिक दवाई है जो मैं आज डिस्कस करूंगा इस पर्टिकुलर वीडियो में, और इतनी आसानी से मिलती भी नहीं है सही दवाइयां। तो उसके अंदर भी बहुत टाइम लगा मेरे को ये पता लगाने में कि भाई कौन सी सही दवाई ऐसी होगी जिसके अंदर वो सब हो जो आपके शरीर को जरूरी है डायलिसिस की स्टेज में, उस स्टेज में जहां पे कोई उम्मीद नहीं है, और उस स्टेज में हम किडनी कैसे रिकवर करें। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे। Subscribe to Reversal Clinic and press the bell icon so you never miss any updates. नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सिद्धार्थ मिश्रा, संस्थापक रिवर्सल क्लिनिक। तकरीबन 25 साल हो गए मेरे को किडनी के पेशेंट्स को ट्रीट करते हुए, उनका इलाज करते हुए, सक्सेसफुल सही इलाज करते हुए।
और मैं कोई एक चिकित्सा पद्धति का इस्तेमाल नहीं करता हूं। मैं इंटीग्रेटेड फंक्शनल मेडिसिन का प्रयोग करता हूं, जिसके अंदर एलोपैथी की भी जगह है, होम्योपैथी की भी जगह है, आयुर्वेद की भी जगह है, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की भी जगह है। एक कंप्लीट अप्रोच हर तरीके से जो हो सके किडनी को ठीक करने के लिए वो इस्तेमाल करता हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरी ट्रीटमेंट है उसमें 70% आपकी डाइट का रोल है। तो आइए इस वीडियो में बात करते हैं आयुर्वेद के बारे में, जड़ी बूटियों के बारे में, हर्ब्स के बारे में। ठीक है, अब आप तो जानते हैं, आप गूगल सर्च करते हैं तो उसके अंदर जब भी आप किडनी का कोई भी वर्ड डाल लीजिए, एक लाइन से स्पॉन्सर्ड ऐड आ जाते हैं आयुर्वेद ट्रीटमेंट की, 100% गारंटी वाले टेस्टिमोनियल्स के वीडियो देते हैं। वो लोग बोलते हैं कि साहब बिल्कुल किडनी ठीक कर देंगे हम। तो हो सकता है कुछ 1% सच भी हो उसके अंदर, क्योंकि जड़ी बूटियों की जो ताकत है या जो इफेक्ट है वो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है और आज का नहीं है, हजारों सालों से है वो। तो क्या कोई ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो स्पेसिफिकली किडनी के लिए हों, या बिल्कुल वो बनी ही सिर्फ इसलिए हो कि वो किडनी को ठीक कर सकती हैं, उनमें इतना पोटेंशियल है? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या वो जड़ी बूटियां जो हैं या जो हर्ब्स हैं वो सही तरीके से बनाई गई हैं, एक ही प्रोडक्ट में सारी की सारी आ सकती हैं? तो वो प्रोडक्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। पहले तो ये जानेंगे कि कौन कौन सी जड़ी बूटियां हैं जो कि किडनी में लाभदायक है। अब जड़ी बूटी जान भी ली तो एक जड़ी बूटी का पेड़ है, उसमें कौन सा पार्ट है जो कि इफेक्टिव है? किसी में जड़ है, किसी में तना है, किसी में पत्ता है, किसी में सीड है। बहुत सारे अलग अलग भाग होते हैं एक ही पेड़ के, जड़ी बूटी के, जिनके एक्शन अलग अलग हो जाते हैं। फिर बनाने की प्रक्रिया, उस पर्टिकुलर दवाई को बनाने की प्रक्रिया, आपने उसको सुखाया, फिर उसको पीसा, फिर उसको उबाला, कितनी देर किया, ये सब उसको मिक्स किया, उसको स्टेबलाइज किया, और फिर जो उसका एक्सट्रैक्ट है जो निकल के आता है वो कितनी मात्रा में एक किडनी के पेशेंट को दिया जाए जिससे कि किडनी रिकवर हो पाए। ये सारी चीजें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं आयुर्वेद में या जड़ी बूटियों को जब हम इस्तेमाल करते हैं। तो क्वालिटी, क्वांटिटी और क्या है यूज करने वाला चीज, वो सब का सब इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ डायलिसिस की बात नहीं कर रहा हूं, आपको पॉलीसिस्टिक किडनी है, आपको नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, आपको क्रॉनिक किडनी डिसीज है, हर एक केस के अंदर जो ये मेडिसिन है आयुर्वेद की जड़ी बूटियों की, ये काम करती हैं। पर ये होप मैं आपको दे सकता हूं, उम्मीद जगा सकता हूं कि डायलिसिस की स्टेज पर, जो कि एंड स्टेज डिसीज है, उसमें भी नेफ्रॉन को रिपेयर करने के लिए एक दवाई है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं और करके देख सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि किडनी के काम क्या है। दो ही काम है, एक होता है पेशाब बनाना जिससे कि पानी शरीर में ना रुके, और दूसरा होता है खून साफ करना जिससे कि शरीर में गंदगी ना जमा हो। ये बेसिकली दो काम है किडनी के जो वो करती है। अगर आप किडनी के पेशेंट हैं तो ये आपके लिए जानना जरूरी है कि आपके अंदर शरीर में किडनी में हो क्या रहा है। अगर आप जूम करो किडनी को और गौर से माइक्रोस्कोप से देखो तो जो आपके फिल्टर हैं किडनी के, जिनको हम लोग नेफ्रॉन्स बोलते हैं, वो सिर्फ खून की पतली पतली नलियां हैं जिनके गुच्छे हैं जो फिल्टर की तरीके से काम करते हैं। वो जो गुच्छा होता है उसको एक यूनिट बोलते हैं नेफ्रॉन, और एक किडनी में तकरीबन 10 लाख ऐसे गुच्छे या यूनिट होते हैं जिनको हम फिल्टर बोलते हैं, किडनी के नेफ्रॉन्स बोलते हैं। ठीक है, अब जो आपके शरीर में खून है ना, वो साफ कैसे हो रहा है? वो घूमता घूमता इन गुच्छों में आता है, पतली खून की धमनियों में घूमता है, जो फिल्टर वहां पे काम करता है वो खून को साफ करने का काम करता है। जो हैवी चीजें हैं जैसे प्रोटीन हो गया, ठीक है, ब्लड के सेल्स हो गए, इनको वो जो छलनी है वो अंदर रख लेती है, और जो छोटी चीजें हैं जैसे गंदगी हो गई या पानी हो गया, वो उसको बाहर निकाल देती है। अब ये गुच्छा जो है, इसके साथ साथ एक और ट्यूब चल रही है जिसके अंदर ये चीजें बाहर आ रही हैं, और वो ट्यूब रीएब्जॉर्ब करती है कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जैसे विटामिन हो गए, मिनरल्स हो गए, पानी हो गया, जो एक्स्ट्रा है उसको रीएब्जॉर्ब कर लेती है। और ये प्रक्रिया आपकी पूरे दिन चलती है, 24 घंटे चलती है। तकरीबन एक दिन में
150 लीटर खून साफ करती है, ठीक है। और वो 150 लीटर खून साफ करने पे 1 से 2 लीटर पेशाब बनता है आपका, ये आप समझ लें, ठीक है। तो ठीक है, समझ गए किडनी के 2 काम, पेशाब बनाना जिससे कि पानी जमा ना हो शरीर में, और दूसरा खून को साफ करना जिससे कि गंदगी जमा ना हो शरीर में, ठीक है। इन 2 का इलाज करना है हमको, बाकी रीजन कुछ भी हो, अगर किडनी रिपेयर करना है तो ये 2 चीजें ठीक करना बहुत जरूरी है। तो पेशाब बढ़ाना, इसके लिए क्या करें? इसके लिए 5 अमृत जड़ी बूटियां, जिसको पंचामृत में शामिल किया गया है, नेफ्रो पंचामृत करके, वो क्या है? सबसे पहली पुनर्नवा, गोखरू, कासनी, पलाश और वरुण। ये 5 ऐसे हर्बल डायोरेटिक्स हैं, जड़ी बूटियां हैं जो कि पेशाब बनाने में मदद करती हैं और एक्स्ट्रा पानी जो होता है शरीर का उसको निकालने में मदद करती हैं। बिना इसके कोई भी आयुर्वेदिक दवाई कामयाब हो ही नहीं सकती। तो पेशाब बनाने के लिए 5 पंचामृत क्या क्या है लिख लीजिए, पुनर्नवा, गोखरू, पलाश, कासनी और वरुण। अब ये जो 5 चीजें मैंने आपको बताई हैं जो कि पेशाब बनाने की काबिलियत रखती हैं, खूबी रखती हैं आपके शरीर के अंदर, ये पंचामृत जो है, जो 5 जड़ी बूटियां हैं, ये अगर सही एक्सट्रैक्ट लेवल्स के अंदर, क्वांटिटी के अंदर अगर एक साथ मिल जाए एक ही बॉटल के अंदर, तो कितना काम आसान हो जाए हमारा। इसलिए ये है नेफ्रो पंचामृत, ठीक है। इसमें ये 5 की 5 चीजें हैं, सही क्वांटिटी के अंदर है। और ये आप ये मत सोचो कि मैं कोई चीज बेच रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिसर्च है, इसको मैंने ढूंढा है, पता लगाया है, ये फायदेमंद है, अच्छी चीज है। 10 ml मतलब 2 टेबल स्पून, 2 बड़ी चम्मच दिन में 3 बार खाना खाने के बाद रोज। तो यूरिन प्रोडक्शन के अंदर 1 हफ्ते में आपको असर दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं सेकंड पार्ट पर, दूसरा काम क्या है? खून साफ करना। तो आप ऐसे ही सोच लो कि भाई कौन सी ऐसी चीजें हमारी प्रकृति में या हमारे खान पान में या किचन में या जड़ी बूटियां जो कि आपने सुना है कि ये अच्छी हैं हमारे शरीर के लिए। कॉमन सेंस लगाएंगे तो क्या क्या आएगा? त्रिफला बहुत अच्छी चीज है, अश्वगंधा बहुत अच्छी चीज है, नीम बहुत अच्छी चीज है, हल्दी बहुत अच्छी चीज है, गिलोय, अदरक और बनाना स्टेम, केले का तना। ये ऐसी 7 चीजें हैं जो कि पूरे शरीर को ठीक करती हैं आपके। कहां कहां पर किस किस जड़ी बूटी का क्या काम है। जब एक डायलिसिस का मरीज होता है, सोच के चलिए कि उसके शरीर में भले ही वो डायलिसिस करा रहा है पर गंदगी इतनी जमा है कि कहां कहां पर क्या क्या नुकसान हो रहा है, वो उसको रिपेयर करना बहुत जरूरी है, उसको साफ करना बहुत जरूरी है। और ये जड़ी बूटियां, नीम, हल्दी, अश्वगंधा, त्रिफला, अदरक, गिलोय, ये सब ऐसी काम करती हैं कि समझ के चलिए कि इम्यूनिटी भी बढ़ाती हैं और खून को साफ करने भी मदद करती हैं। एक छोटी सी चीज है, रोज इस्तेमाल करते हैं हम अपने घर में, जिंजर, अदरक चाय में डालते हैं, वैसे भी यूज करते हैं। आपको मालूम है एक रिसर्च के अनुसार नेफ्रॉन्स की हिस्टोपैथोलॉजिकल स्ट्रक्चर को चेंज करने की हिम्मत है इसमें, ताकत है इसमें। अदरक जो कि इतनी सिंपल चीज है, अगर मैं एक जड़ी बूटी बोलूं एक किडनी के लिए सबसे फायदेमंद, तो वो है अदरक। और अदरक सिर्फ हम जो बोल रहे हैं वो बात नहीं कि हाँ भाई अदरक अच्छी चीज है हमारे शरीर के लिए, बट वो क्लिनिकली प्रूवन है कि वो जो नुकसान होता है नेफ्रॉन्स को, उसके स्ट्रक्चर को जो डैमेज हो गया है उसको भी इंप्रूव करती है वो। गिलोय बहुत नाम सुना होगा, अभी कोरोना के टाइम पे भी बहुत नाम चल रहा था कि भाई इम्यूनिटी बढ़ाती है, पर गिलोय का जो असली असर है वो रीनल ब्लड फ्लो में है। मतलब किडनी को खून अच्छा मिले, वो फ्लो बनता रहे वहां पे किडनी के, तो उसके फ्लो में गिलोय बहुत काम आती है। हल्दी, टर्मरिक, कहीं चोट लग जाती है तो हल्दी लगाते हैं कि भाई चोट अच्छी तरह से ठीक हो जाए।
आपकी जो आंतें हैं ना, वहां पर छेद हो जाते हैं किडनी के पेशेंट में। वो आंतों के अंदर से जो आपके पेट की गंदगी है, डाइजेशन की गंदगी है आंतों में, वो उन छेदों द्वारा, जिसको हम लोग गट परमिएबिलिटी बोलते हैं, लीकी गट बोलते हैं, वो वापस वो गंदगी जाती है खून में, जिससे कि खून गंदा होता है आपका। हल्दी वो लीकी गट को रिपेयर करती है, जिससे कि जो गंदगी है आपके डाइजेशन की वो खून में ना जाए। बहुत जरूरी है। अश्वगंधा, रिसर्च के अंदर फाइंडिंग्स में पता चला कि वो जो ट्यूब है जो नेफ्रॉन के साथ साथ चल रहा है, उसको रिपेयर करने में काम आता है अश्वगंधा। प्लस स्ट्रेस लेवल्स को कम करने के अंदर भी काम आता है अश्वगंधा। त्रिफला पेट साफ करता है, ठीक है, सबको मालूम है कि भाई कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, त्रिफला ले लो, उसका चूर्ण ले लो। जो पेट की गंदगी है, यूरिमिक टॉक्सिन्स हैं, उनको रिमूव करने में त्रिफला से बढ़िया कोई चीज नहीं है। आप इस्तेमाल करके देखना कभी। नीम सब जानते हैं, ब्लड प्यूरिफायर है, गंदगी साफ करता है। नीम का अगर एक्सट्रैक्ट सही क्वांटिटी के अंदर अगर आप लें, एक्सट्रैक्ट बोल रहा हूं, नीम के पत्ते खाने से कुछ नहीं होगा, एक्सट्रैक्ट अगर आप सही क्वांटिटी में लें तो नीम इज द बेस्ट ब्लड प्यूरिफायर। सबसे बढ़िया चीज है खून को साफ करने के लिए नीम। स्किन को भी साफ करती है, पर खून के अंदर तो एक्सीलेंट है। और सबसे बढ़िया चीज डिटॉक्स के लिए शरीर के, केले का तना, बनाना स्टेम। किडनी पेशेंट्स के अंदर अगर डिटॉक्स करना है तो सबसे बढ़िया चीज बनाना स्टेम है, उसका एक्सट्रैक्ट यूज करो और फिर देखो कमाल। ये सब चीजें जो मैंने आपको बताई, नीम, हल्दी, अश्वगंधा, त्रिफला, गिलोय, बनाना स्टेम, इन सब के सही एक्सट्रैक्ट सही प्रोपोर्शन के अंदर अगर एक जगह मिल जाए तो कौन सी दवाई तैयार होती है। इसलिए ये नेफ्रो पंचामृत प्लस, ठीक है। अब ये जो नेफ्रो पंचामृत प्लस है, इसमें ये सातों की सातों चीजें बिल्कुल परफेक्ट उतने ही क्वांटिटी में डाली हुई हैं जितनी क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है किडनी को ठीक करने के लिए। और इसका डोज सेम 2 चम्मच यानी 10 ml सुबह दोपहर शाम 3 टाइम खाना खाने के बाद लेना है आपको। अब चलिए, खून तो साफ हो गया और पेशाब भी बढ़ गया आपका। अब तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है जो हर एक किडनी के पेशेंट के अंदर दिक्कत देती है उनको, जिसकी वजह से उनको कमजोरी आती है, थकान महसूस होती है, वो है हेमोग्लोबिन की कमी, खून की कमी। और इसका एक बहुत ये समझ के चलिए साइंटिफिक रीजन है उसका कि जब भी किडनी फेल होती है तो किडनी एक एंजाइम बनाती है एरिथ्रोपोइटिन करके, जिससे कि जो हमारी बोन मैरो है उसमें खून का प्रोडक्शन होता है। बिना उस एंजाइम के खून का प्रोडक्शन आपके शरीर में हो ही नहीं सकता। वो एरिथ्रोपोइटिन एंजाइम जो है वो किडनी के फेलियर के पेशेंट्स के अंदर बनती नहीं, उसको स्टिमुलेट करना पड़ता है। तो एक इंजेक्शन लगाया जाता है पेशेंट्स में जो हफ्ते में 10 दिन में 15 दिन में देते हैं, जिनको हम लोग ईपीओ बोलते हैं, एरिथ्रोपोइटिन स्टिमुलेटिंग एजेंट्स होते हैं वो, और डार्क पोइटिन या एरिथ्रोपोइटिन के नाम से आते हैं। वो जरूरी होते हैं, बिना उसके खून बनेगा नहीं। तो ये मत सोचिएगा कि उसकी कोई रिप्लेसमेंट है। जैसे मैंने आपको बताया, एलोपैथी जहां पर इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, वो जरूरी है, और वो इंजेक्शन भी जरूरी है, पर उसके बावजूद भी हीमोग्लोबिन का लेवल कम रहता है। तो क्या हमारे प्रकृति में या हमारे संसार में कुछ ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो कि, या समझ के चलिए खाने की चीजें, जिनको माना गया है कि भाई ये खून बढ़ाती हैं, इंप्रूव करती हैं शरीर के अंदर? तो ऐसी कौन कौन सी चीजें आप सोच सकते हो? अपने मन से सोच के बताओ मेरे को। भाई जो मन में आता है वो हो सकता है चुकंदर, ठीक है, पालक, अनार हो सकता है, ठीक है, सेजन, मोरिंगा बहुत सही चीज है खून बढ़ाने के लिए। फिर मेथी, पुदीना, मुनक्का, रोज के खाने की चीजें हैं। पर अगर ये एक्सट्रैक्ट फॉर्म में ली जाए, अब एक्सट्रैक्ट फॉर्म में बार बार क्यों बोलता हूं, वो इंपॉर्टेंट इसलिए जानना आपका कि एक्सट्रैक्ट जो होता है वो उसका पूरा का पूरा ये समझ के चलिए कि निचोड़ है। मतलब आपके शरीर में अगर अनार आप खाते हो, बहुत हेल्दी चीज है, बहुत अच्छी चीज है, पर कितना अनार खाओगे जिससे कि खून बढ़ जाए, है ना? तो उसके लिए जो मैंने आपको प्रोसेस बताया था कि भाई
आप पहले उस चीज को सुखाते हो, फिर उसको ग्राइंड करते हो, पीसते हो, फिर उसको उबालते हो, फिर उसको एक्सट्रैक्ट करते हो, तो आपको हो सकता है 15 या 20 अनार लगे उस क्वांटिटी को पाने के लिए एक्सट्रैक्ट की, जो कि आपके खून को बढ़ाने में मदद करेगी। इसलिए एक्सट्रैक्ट बहुत इफेक्टिव और फास्ट वर्क करते हैं एज कंपेयर टू जो हमारे रेगुलर होते हैं। ठीक है, तो कौन सी 7 चीजें हमने बताई? खून को बढ़ाने के लिए, हीमोग्लोबिन को इंप्रूव करने के लिए, आयरन को शरीर में इंप्रूव करने के लिए, ताकत के लिए, एनर्जी के लिए, वो 7 चीजें हैं अनार, चुकंदर यानी पोमोग्रेनेट, सेजन, मोरिंगा, पुदीना, मेथी, पालक और मुनक्का, ब्लैक रेजन्स। बहुत लाभदायक होते हैं। अगर इनके एक्सट्रैक्ट्स को आप साथ में मिक्स कर लो, 10 दिन में 7 हीमोग्लोबिन 9 पहुंचता है पेशेंट्स का। 10 दिन में 2 पॉइंट जंप करता है। और ये सब की सब अगर एक जगह मिल जाए तो अगेन HB बूस्टर सिरप। इसमें सिर्फ ये 7 चीजें ही नहीं है, इसमें और भी कुछ चीजें हैं जो कि खून को ही इंप्रूव नहीं करती हैं, बल्कि पूरी किडनी को रिजुविनेट करती हैं, ताकत लाती हैं उसके फंक्शन के लिए। ठीक है, तो 3 चीजें हम समझ गए, 3 दवाइयां इस वीडियो के अंदर, नेफ्रो पंचामृत प्लस और HB बूस्टर। HB बूस्टर का डोज 1 चम्मच सुबह शाम खाना खाने से पहले। ठीक है, लगातार लेना है। ये तीनों दवाइयों को लगातार कम से कम 3 महीने लेना है, तब जाके किडनी में जान आएगी आपके वापस। ये बात तो हो गई दवाई की, आयुर्वेदिक दवाई की, जो कि किडनी को हेल्प करती है। पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या हेल्प करता है, जो मैं हमेशा बोलता हूं, हर एक वीडियो में अपने बोलता हूं, वो है आपका खान पान, आपकी डाइट। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 70% केस के अंदर जो होता है वो डाइट का रोल है। अगर आप सिर्फ डाइट भी फॉलो कर लोगे ना, दुनिया की कोई दवाई नहीं लोगे, तो भी 70% इंप्रूवमेंट आ जाएगा। मैंने ऐसे ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जिनको सिर्फ मैंने ये बता दिया कि ये खाओ, ये मत खाओ, अपने आप उनका किडनी फंक्शन इंप्रूव हो गया। तो डाइट की जो पावर है वो रियल पावर है। अब आप सोचिए कि आपके किडनी का काम क्या है। 150 लीटर खून को साफ करना है रोज। ठीक है, कंटिन्यूस 24 घंटे वो जो बेचारे फिल्टर हैं उन पे गंदा खून आपका हिट कर रहा है, बार 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 हिट कर रहा है कंटिन्यूसली। और अगर कोई एक जगह है पूरी शरीर में आपके जहां पे सबसे ज्यादा साइटोकाइनिन या कीमोकाइनिन सिंथेसिस होती है, मतलब जो सीट है टेंशन की, वो एक नेफ्रॉन है, क्योंकि कॉन्स्टेंटली वो गंदे खून को साफ कर रहा है। और गंदा खून कहां से आया? गंदा खून में बोलता हूं मतलब क्या? गंदगी। गंदगी कहां से आती है खून में? आपके खाने से ही तो आती है ना। तो जो आप खाना खाते हो वही आपका खून को गंदा करता है, एसिडिफाई करता है, और वो डायरेक्टली रिलेट करता है कि आपका खून कितना गंदा है और आपके किडनी या नेफ्रॉन्स को कितना काम करना पड़ेगा। सो योर डाइट इज डायरेक्टली अफेक्टिंग योर किडनी। उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। आप दुनिया की कोई दवाई ले लो, कहीं चले जाओ, कहीं पर भी किसी भी नेफ्रोलॉजिस्ट से बात कर लो, बड़े से बड़े चिकित्सक से बात कर लो, आप अगर डाइट ठीक नहीं है तो कोई दवाई काम नहीं करेगी आपकी। ये जो कंटिन्यूसली लगातार हिट करता है ना गंदा खून नेफ्रॉन के अंदर, यही सूजन पैदा करता है सबसे पहले वहां पे। ठीक है, और उसके बाद वहां पे कोलाजन एक नाम की चीज होती है जो डिपॉजिट होती है। कभी पाइप देख लो, लोहे का पाइप देख लो जिसमें पानी निकलता रहता है काफी सालों तक, उसके अंदर से डिपॉजिट पैदा हो जाते हैं, जमा हो जाती है, उसके अंदर परतें जमा हो जाती है ना। बिल्कुल वैसे ही किडनी में हो रहा है आपके, उसमें परतें जमा हो रही है, फाइब्रोसिस होती है कोलेजन जमा होने के बाद, फिर फाइब्रोसिस स्क्लेरोसिस होती है। रिपोर्ट में क्या निकल के आता है? ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस। बाप रे, इतनी बड़ी फाइंडिंग। नॉर्मल प्रक्रिया है ये किडनी के पेशेंट्स के अंदर जब डैमेज होता है तो यही होता है। सूजन होती है, कोलेजन जमा होता है, फाइब्रोसिस होती है, स्क्लेरोसिस होती है, ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस हो जाती है। और इसकी वजह से क्या होता है? नमी की कमी होती है, पोषण की कमी होती है, किडनी सिकुड़ जाती है। साइज, किडनी का साइज छोटा हो गया, किडनी सिकुड़ गई। सिकुड़ गई इसका मतलब क्या हुआ? फंक्शन कम हो गया।
क्या किडनी का साइज दोबारा वापस ठीक हो जाएगा? पेशेंट्स क्वेश्चन करते हैं मेरे को। वैसी नॉर्मल बन जाएगी किडनी? हाँ, आप जैसी जिंदगी जी रहे हैं वैसे तो इम्पॉसिबल है नॉर्मल बनना, क्योंकि आप खाना तो वही करेंगे, खाएंगे जो आपको खाना है, तो किडनी ठीक कैसे होगी आपकी? किडनी रिकवर होती है, साइज भी इंप्रूव होता है, प्रोवाइडेड गंदगी रोको अपने मुंह में डालने वाली। और फिर खाते रहेंगे फालतू की चीजें, उल्टी चीजें, दूध पिएंगे, ये खाएंगे, कचौड़ी जलेबी जो भी है व्हाटएवर, और फिर क्या बोलेंगे साहब रिपोर्ट कराइए उसमें क्रेटिनिन बढ़ा हुआ आ गया। अब भाई क्रेटिनिन ओवरनाइट नहीं बढ़ता है। सीकेडी में, क्रॉनिक किडनी डिसीज में सालों लगते हैं क्रेटिनिन को बढ़ने के लिए, क्योंकि क्रेटिनिन का बढ़ना मतलब किडनी डैमेज भी ओवरनाइट नहीं होता है, एक्यूट में होता है, क्रॉनिक में नहीं होता है, जो कि मोस्ट केसेस होते हैं किडनी फेलियर के। उसमें क्रेटिनिन बहुत बहुत दिनों बाद जाके बढ़ता है। आप अपने डॉक्टर से क्या बोलते हो? डॉक्टर साहब क्रेटिनिन कम करने की कोई दवाई बता दीजिए, बस वही एटीट्यूड। क्रेटिनिन कम करने की कोई दवाई बता दीजिए, जिम्मेदारी नहीं लेनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है, बस डॉक्टर से दवाई लिखवा दो कि भाई इससे क्रेटिनिन कम हो जाए मेरा, जिससे कि रिपोर्ट में लगे हाँ भाई क्रेटिनिन कम हो गया, मैं ठीक हो गया। लापरवाही और जिम्मेदारी ना लेना, ये सबसे बड़ा कारण है आपके ठीक ना होने का। आप किसी इंसान का धर्म परिवर्तन करा सकते हैं, जवान नहीं। वो खाना नहीं छोड़ेगा। मैं थक जाता हूं पेशेंट को समझाते कि भैया दूध नहीं लेना है, डॉक्टर साहब A2 गाय का छाछ बना के पी लें तो चलेगा। बस वहीं फ्यूज हो जाता है मेरा कि भाई ये नहीं मानेगा, ये नहीं सुधरे। पूरी जिंदगी इसी में निकल जाती है और कुछ नहीं होता है। फिर डायलिसिस कराएंगे, पूरी जिंदगी डायलिसिस कराएंगे, फिर भी डाइट नहीं करेंगे। वो पेन से गुजर सकता है इंसान, वो दर्द से गुजर सकता है, पर अपनी जबान को ठीक नहीं कर सकता है। और अगर आप उनमें से ही हैं तो प्लीज इस वीडियो का आपके लिए कोई फायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो जिम्मेदारी ले सकते हैं अपने आप को ठीक करने की। और अगर आप जिम्मेदारी ले सकते हैं तो इस वीडियो में आपको मैं ऐसा डाइट प्लान बताऊंगा कि जिससे कि आपकी किडनी 70% तो डाइट करने से ही हो जाएगी। और फॉर्मूला जो है ना डाइट का, वो बहुत सिंपल है, आसान नहीं है, बस सिंपल है। ठीक है, तो चलिए डाइट के बारे में डिस्कस करते हैं। पर डाइट जानने के पहले ये जानना जरूरी है कि हमारी जो दुनिया है इस टाइम पे जो चल रही है, जिस तरीके से हम अपने जीवन जी रहे हैं, जो खाना पीना खा रहे हैं, उससे किडनी का क्या हश्र हुआ, क्या हुआ किडनी को उस खाने की वजह से। एक बच्चा पैदा होता है, ठीक है, जो हमारी मॉडर्न बहनें हैं, बच्चियां हैं, प्रेग्नेंट होती हैं, डिलीवरी होती है, सिजेरियन हो जाता है, आजकल तो नॉर्मल डिलीवरी भी नहीं कराती। तो सबसे पहले क्या करती हैं आपको मालूम है? आजकल फॉर्मूला मिल्क देती हैं, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराती हैं, स्तनपान नहीं कराती हैं। आसान होता है ना वो फॉर्मूला मिल्क देना। तो फॉर्मूला मिल्क से क्या होता है? बच्चा पैदा होते ही एक मनुष्य, नया जीवन उत्पन्न हुआ। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू प्रिजर्वेटिव, जो प्रिजर्वेटिव हैं खाने के, वो सबसे पहले एक नवजात शिशु को परोसे जाते हैं फॉर्मूला मिल्क के हिसाब से। ठीक है, फॉर्मूला मिल्क दीजिए। सबसे पहली चीज क्या होगी? फॉर्मूला मिल्क 2 गुना ज्यादा हैवी है पचाने के लिए, एक बच्चे के शरीर के लिए अननेचुरल है। दूसरी चीज, ब्रेस्ट फीड नहीं कराओगे, मां अपना दूध नहीं पिलाएगी, एंटीबॉडीज नहीं जाएंगी शरीर में। मां का सबसे बड़ा गिफ्ट जो होता है एक बच्चे को अपने, वो होता है उसका दूध। और उस दूध में जो एंटीबॉडीज होती हैं वो पूरे जीवन भर एक बच्चे को प्रोटेक्ट करके रखती हैं बीमारियों से। आप मत दो उसको, आप मत दो, और फॉर्मूला मिल्क पिलाओ उसको। अब जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ तो देखिए दुनिया में चारों तरफ क्या है, 100 वैरायटी के चिप्स हैं हमारे पास। जरूरत थी 100 वैरायटी की चिप्स की? नहीं थी। अलग अलग कलर के फ्लेवर के कैंडी, चॉकलेट, ये वो, उसके बाद कोल्ड ड्रिंक, उसके बाद कौन सी ड्रिंक? एनर्जी ड्रिंक लेटेस्ट, ठीक है, फिर हार्ड ड्रिंक। ये ड्रिंक की कैटेगरी बढ़ती चली जा रही है। बाहर निकल के देखो रेस्टोरेंट। आई रिमेम्बर, मुझे बहुत क्लियरली याद है 20, 25, 30 साल पहले शायद हमारे शहर में 1 या 2 या 3 रेस्टोरेंट होते थे,
आज तो ना जाने कितने रेस्टोरेंट हैं और ना जाने कितनी हलवाइयों की दुकान है, ना जाने कितनी ऐसी ग्रोसरी स्टोर्स हैं जिसमें सिर्फ यही मिल रहा है जो कि खाना नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जब बड़े होते हैं ये सब चीज खाते रहते हैं, नॉर्मल लगता है, जो जीवन है तो सब चीज नॉर्मल चल रही है, इसमें कोई अननेचुरल चीज नहीं है ना। वो खाते खाते होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, डायबिटीज होती है, उसके बाद डायबिटीज की दवाइयां चलती हैं, उसके बाद हल्के हल्के किडनी फेल होती है। 15 साल पहले शायद मेरे शहर में 1 या 2 डायलिसिस यूनिट थे, आज हर एक हॉस्पिटल में एक डायलिसिस यूनिट है। उसका रीजन मालूम है आपको क्या है? पहले डायबिटीज नहीं थी इतनी, अब हर एक फैमिली में डायबिटीज है, और डायबिटीज रिजल्ट करती है डायबिटिक नेफ्रोपैथी में, विच इज किडनी डैमेज, और इसी वजह से डायलिसिस यूनिट बढ़ रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है हमने करना वही है जो हमने करना है, बट ये स्थिति आ गई है अब। और ये सब करने की वजह से क्या हो रहा है, 15 साल से लेकर 70 साल की उम्र तक आपका जो नॉर्मल नेफ्रॉन्स है ना, जो किडनी के फिल्टर्स हैं, 50% तक डैमेज हो जाते हैं। और ये प्रॉपर रिसर्च है। 6000 नेफ्रॉन लूज करोगे आप हर साल, अब हिसाब लगा लो, नॉर्मल में, बिल्कुल नॉर्मल में, जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है शरीर की, कोई किडनी डैमेज नहीं हुआ है, कोई रिपोर्ट में क्रेटिनिन ज्यादा नहीं है, वो इंसान भी 6000 नेफ्रॉन पर ईयर लूज करता है। तो ये नॉर्मल प्रक्रिया है। अब इसको डैमेज करने के लिए आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीजें खानी पड़ेंगी आपको, बहुत अच्छा लाइफस्टाइल लीड करना पड़ेगा आपको, रेस्टोरेंट जाना पड़ेगा, अलग अलग जगहों पे बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी वो किडनी को डैमेज करने के लिए। और लाइफस्टाइल की बात करूं मैं, कल या आज कितनी धूप ली आपने, कितनी देर धूप ली आपने? आपको मालूम है आधे घंटे मिनिमम रिक्वायरमेंट है शरीर को धूप लेने की। 30 मिनट सनलाइट, सन बाथ जिसको हम लोग बोलते हैं, एक्सपोजर, सन का एक्सपोजर 30 मिनट्स मिनिमम जरूरी है। 30 मिनट खड़े हुए आप बाहर धूप में, अपना पैर आपने जमीन पे कब लगाया लास्ट? नेकेड पैर, नंगा तलुआ जमीन पे कब टच हुआ आपके? सोच के बताइए। या तो चप्पल पहने या जूता पहने हमेशा। आपको मालूम है आपकी जो अर्थ है, धरती है, वो सबसे बड़ा मैग्नेट है, और आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑर्गेनिज्म हो, आपका शरीर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। दिल ऐसे नहीं धड़कता है आपका, उसमें इलेक्ट्रिक करंट तरंगे चलती हैं, दुनिया भर की एंजाइम्स के रिएक्शंस होते हैं, वो इलेक्ट्रिकल बेस्ड हैं। आपका पूरे शरीर के अंदर जो पानी है, जो खनिज है, मिनरल्स हैं, वो कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के। राइट फ्रीक्वेंसी के अंदर कंडक्शन हो रहा है। फ्री इलेक्ट्रॉन जमीन पे पड़े हुए हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हो। नंगे पैर 10 मिनट 15 मिनट चल के देखो, जमीन को टच कराओ, धरती से जुड़ो। एक वैज्ञानिक है क्लिंट ऊबर करके, उन्होंने किताब लिखी थी अर्थिंग के ऊपर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेल्थ डिस्कवरी एवर। पूरा शोध प्रकाशित किया उन्होंने सब, और जो नॉर्मल चीज है उन्होंने ये बताया, वैज्ञानिक ने ये बताया कि भाई अगर आप अर्थिंग करते हो, ग्राउंडिंग करते हो, अगर आप जमीन पे पैर लगा लेते हो, अपना नंगा पैर लगा लेते हो, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपके बॉडी में ट्रांसमिट होंगे वो आपके ब्लड के सर्कुलेशन से लेके हर एक एंजाइमेटिक रिएक्शन तक ठीक करने की पोटेंशियल रखते हैं, सही फ्रीक्वेंसी के अंदर। तो लाइफस्टाइल 2, अर्थिंग, जमीन पे नंगे पैर चलो, थोड़ी देर घास पे चलो, थोड़ी देर, आप तुरंत महसूस करोगे कि आपके जो कॉर्टिसोल लेवल्स हैं, जो स्ट्रेस लेवल्स हैं, वो कम होना फील होंगे आपको अच्छा लगना शुरू होगा। प्लीज कनेक्ट, दोबारा जोड़ो धरती से। और मैं सिर्फ जो डाइट बता रहा हूं या जो लाइफस्टाइल बता रहा हूं, ये कोई नई डिस्कवरी नहीं है। आपको अपनी किडनी ठीक करना है तो प्लीज सिर्फ फ्यूचर में मत देखिए, सिर्फ 50 साल पहले चले जाइए, सिर्फ 50 साल पहले। आप अपनी किडनी अपने आप ठीक कर लोगे। शरीर में इतनी ताकत है, इतनी हिम्मत है, अपनी इतनी काबिलियत है आपके शरीर में। कोई भी अंग अगर आपका खराब हुआ है तो शरीर उसको ठीक कर सकता है, पर कंडीशन आपने क्रिएट करनी है, एनवायरनमेंट आपको क्रिएट करना है। ठीक है, 50 साल पहले क्या हमारी जिंदगी थी? खेत में जाता था मजदूर, ठीक है, मट्टी लगती थी पैर के अंदर, धूप लगती थी, खाने में इतनी वैरायटी नहीं थी, प्याज रोटी से काम चला लेते थे लोग, स्वस्थ रहते थे ज्यादा, इतनी डायबिटीज नहीं थी, इतनी ब्लड प्रेशर नहीं था, इतने किडनी के पेशेंट नहीं थे।
तो सिर्फ 50 साल पहले जाना है। लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस लाने हैं, नेचुरल चेंजेस लाने हैं और डाइट का ध्यान देना है, जो कि अब मैं बता रहा हूँ आपको कि डाइट में क्या लें आप। पहली बार मैं आपको एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दूंगा कि एक दिन में आपको क्या-क्या खाना चाहिए, कैसे शुरुआत करनी चाहिए और क्या-क्या चीजें इंक्लूड करनी चाहिए जिसका जो रीनल लोड है वो मिनिमम हो। तो शुरुआत करते हैं हम वो रीजन से जिसकी वजह से आपकी किडनी फेल हुई, और वो रीजन है आपका खाना, आपकी आंतें, आपका डाइजेशन। ठीक है, 300 से 400 स्क्वायर मीटर लंबी है आपकी परतें डाइजेशन की, आंतों की। ठीक है, और आंतों में मिलियन बिलियन ट्रिलियन बैक्टीरिया हैं। 10 गुना ज्यादा है जितने आपके शरीर में सेल्स है ना, उससे भी 10 गुना ज्यादा बैक्टीरिया है आपके शरीर में। एक वैज्ञानिक है सैंडरसन, उन्होंने एक रिसर्च पेपर दिया था गट माइक्रोबायोटा का, और उन्होंने ये आग्रह किया था कि गट माइक्रोबायोटा को एक वाइटल ऑर्गन की श्रेणी देनी चाहिए, इतना इंपॉर्टेंट होता है गट माइक्रोबायोटा। 2011 में वाटानाबे करके एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बोला था कि जो गट यूरेमिक टॉक्सिन्स होते हैं, मतलब आपके जो आंतों के अंदर जो गंदे बैक्टीरिया हैं, यूरेमिक टॉक्सिन्स जिनको हम लोग बोलते हैं, वो रीनल फाइब्रोसिस और रीनल हाइपोक्सिया के लिए मेन कल्प्रिट है या जिम्मेदार है। हाइपोक्सिया मतलब खून, ऑक्सीजन की कमी हो जाना, और फाइब्रोसिस मतलब वही जमा हो जाना नलियों में। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है? प्रोटीन बाउंड यूरेमिक टॉक्सिन्स का। वो कहां से आते हैं? वो आते हैं ब्राउनिंग से, खाने की ब्राउनिंग से, मतलब बेकिंग। समझ रहे हो ना, जब बेकिंग करते हो कोई चीज को, बिस्किट ब्राउन हो जाता है, वो ब्राउनिंग से आते हैं। फिर आते हैं इंटरमीडिएट ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट, वो कहां से आते हैं? कोल्ड ड्रिंक से आते हैं, दूध से आते हैं। ठीक है, फिर एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट, प्रोसेस्ड फ्लावर्स, शुगर, इन सब एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट, एजीई, जिससे उम्र बढ़ती है। ठीक है, और ये जो यूरेमिक टॉक्सिन जमा होते हैं ना, आप जिस टाइप का खाना खा रहे हो आजकल, जो नॉर्मल माना जा रहा है, अरे साहब ये तो दुनिया में चल ही रहा है, तो नॉर्मल है, आइए ये खाइए, सबसे पहले तो आप बिस्किट लीजिए, चाय पीजिए, नॉर्मल है बिल्कुल आपके लिए। ये जो नॉर्मल है ना, इसी से यूरेमिक टॉक्सिन डेवलप होते हैं। और फिर क्या होता है? फिर होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, लीकी गट। लीकी गट मतलब आपके जो आंतें हैं उनमें छेद हो गए। ठीक है, तो ये गंदगी जो थी ये खून में चली गई, वो खून गंदा हो गया आपका, वो गंदा खून गया नेफ्रॉन फिल्टर, बार बार हिट किया, डैमेज किया उसको, वो खून की गंदगी वापस गट में आई। ये चक्कर चल रहा है अंदर। इसलिए डाइट सबसे इंपॉर्टेंट है, डाइट सबसे बड़ा इलाज है किडनी का। ठीक है, 70% इलाज सिर्फ डाइट ठीक कर दो। सिर्फ डाइट से 5 दिन में 6.3 क्रिएटिनिन 4, यूरिया 128, 94। आपको मालूम है 5 दिन में जीएफआर जम करती 9 से 16। कौन सा नेफ्रोलॉजिस्ट बताएगा आपको? कर सकती है, करती है, रोज करती है, मैं रोज करवाता हूं, और बहुत सिंपल है। 70% इंप्रूवमेंट वैसे ही हो जाएगा अगर डाइट प्रॉपर्ली फॉलो करोगे। 2021 में साइंस रिपोर्टर करके एक जर्नल है, उसने पब्लिश किया था, यूरेमिक टॉक्सिन्स को कम करने के लिए लो एरोमेटिक अमीनो एसिड डाइट पे चले जाओ, वो रीनल फाइब्रोसिस को भी प्रिवेंट कर देती है। ठीक है, तो डाइट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, डाइट का मेन प्रिंसिपल, W होल, P प्लांट, B बेस्ड, V वीगन डाइट, होल प्लांट बेस्ड वीगन डाइट अंग्रेजी में। इसका मतलब क्या है? प्राकृतिक भोजन, नेचुरल, वनस्पति जन्य भोजन, जानवर से ना बना हो, जानवर से उत्पन्न ना हुआ, जानवर से कोई लेना देना नहीं है, ना जानवर खाना है, ना जानवर से कुछ लेना है। ऊपर वाले ने प्रकृति दी है आपको चारों तरफ, फल, सब्जियां, अनाज, ठीक है, अंकुरित पेड़। तो ये सब चीजें जो हैं ये आती हैं, एल्कलाइन होती हैं सारी की सारी चीजें। तो होल प्लांट बेस्ड मतलब, होल का मतलब क्या? पूरा का पूरा। वो प्रोसेस नहीं होना चाहिए, उसको तोड़ के मरोड़ के, उसको पीस के, छान के आपने उसके जो गुण थे प्रकृति के वो बर्बाद कर दिए। तो होल मतलब पूरा, जिस तरह से वो प्रकृति में है उस तरीके से खाओ। ठीक है, तो एक तो हो गई होल प्लांट बेस्ड वीगन डाइट। वीगन मतलब
नो एनिमल प्रोडक्ट, ठीक है। दूसरी, लो पोटेंशियल रीनल एसिड लोड एल्कलाइन डाइट, मतलब गूगल पे सर्च कर लेना आप, पोटेंशियल रीनल एसिड लोड, मैं बार बार बोलता हूँ, हर एक खाने का एक पोटेंशियल रीनल एसिड लोड होता है जो कि आगे किडनी पे जाके लोड डालता है। तो लो पोटेंशियल रीनल एसिड लोड, मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जितने भी फल और सब्जियां हैं सब अल्कलाइन है, उनका कोई पोटेंशियल रीनल एसिड लोड नहीं है। आप जितनी चाहो खाओ, आपकी किडनी पे डैमेज नहीं होगा, वो बिल्कुल सेफ है, ठीक है। तीसरी चीज आती है हाई फाइबर और प्री प्रोबायोटिक। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखो, जो गेहूं होता है, जो पिसा हुआ आटा आता है आपके पास, या जो चावल होता है, व्हाइट राइस होता है, इसमें फाइबर नहीं होता, बहुत कम फाइबर होता है, रिमूव हो गया होता है। पर जो मिलेट्स होते हैं उनमें हाई फाइबर होता है। फाइबर का काम क्या है, झाड़ू का काम, यूरिमिक टॉक्सिन्स को पेट से झाड़ू की तरह से निकालता है। और प्री प्रोबायोटिक फर्मेंटेशन जिसको बोलते हैं हम, ठीक है, वो क्या करता है, वो प्री प्रोबायोटिक्स जो होते हैं वो यूरिमिक टॉक्सिन्स को बाइंड करते हैं, और जो ये डाइटरी फाइबर है ये झाड़ू के तरीके से उसको पेट से या स्टूल से, लैट्रिन से बाहर निकाल देता है। तो आपका 50% काम जो गंदगी का था ना, जिसकी वजह से खून गंदा हुआ था, वो तो पेट की सफाई से ही हो जाएगा। सिर्फ मिलेट को फर्मेंट कर लो, जिसको हम लोग अंबली बोलते हैं या खमीरी बोलते हैं, ठीक है। तो 5 तरीके के मिलेट आते हैं जो कि पॉजिटिव मिलेट्स हैं या जिनके अंदर फाइबर बहुत ज्यादा होता है। बाकी ज्वार, रागी, बाजरा, ठीक है, राजगिरा, कूटू, ऐसे जितने भी मिलेट की श्रेणी में आते हैं, उन सब के अंदर गेहूं और चावल से ज्यादा डाइटरी फाइबर होता है, हाई फाइबर होते हैं। उनको आप फर्मेंट कर सकते हो और उनको बना सकते हो। कैसे फर्मेंट करेंगे भाई, उनको अच्छी तरह से धो लो, ठीक है, फिर ओवरनाइट सोक कर लो, रात भर उनको भिगा के रखो, उसके बाद उनको पका लो, और पकाने के बाद मिट्टी की हांडी में रखो उसको पका के, और फिर जैसे दही जमाते हैं ना, वैसे उसको कवर करके रख दिया आपने 6-8 घंटे, वो फर्मेंट हो गया। उसमें आ गए आपके प्रोबायोटिक्स जो कि आपके यूरिमिक टॉक्सिन्स को बाइंड करके बाहर निकालेंगे। बहुत सारी रेसिपीज हैं यूट्यूब पे, एक बार सर्च कर लो मिलेट की अम्बली, ठीक है। मैंडेटरी है हर एक डायलिसिस पेशेंट के लिए मिलेट की अम्बली खाना, वो जितना आपको फायदा करेगी उतना कोई नहीं करेगी। और आपने अगर मिलेट की अम्बली खा ली 6-8 महीने, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि आप खुद देखोगे कि आपकी डायलिसिस की फ्रीक्वेंसी कितनी कम हो जाएगी, क्योंकि ये अपने आप में एक डायलिसिस की तरीके से काम करता है। नेचुरल हाई फाइबर प्री प्रोबायोटिक खाना है, वो निकाल देगा गंदगी। आप जो डायलिसिस के पेशेंट्स होते हैं ना, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, यूरिया, क्रेटिनिन प्रॉब्लम नहीं है। कभी भी हाई क्रेटिनिन पे डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ती है, डायलिसिस की जरूरत पड़ती है हाई यूरिया पे। और यूरिया जो है वो कहां से आता है, वो आपको मैं एक सीक्रेट बात बता दूं। अगर आपने ये जान लिया ना कि आपका यूरिया कहां से आ रहा है, या यूरिमिक सिम्टम जब डेवलप होते हैं, जी मिचला रहा है, उल्टी आ रही है, पानी जमा हो रहा है शरीर के अंदर, ठीक है, बहुत सारे जो यूरिमिक सिम्टम्स होते हैं वो यूरिया से ही निकले हैं। और यूरिया कहां से आ रहा है, यूरिया आ रहा है अमोनिया से, ठीक है। आपके खाने के सोर्स हैं कुछ अमोनिया के, और 3 सबसे बड़े सोर्स क्या है मालूम है आपको। पहला सोर्स है व्हीट ग्लूटेन, गेहूं। दूसरा सोर्स है मिल्क केसीन, दूध। और तीसरा सोर्स है सोया। ये 3 ऐसी चीजें हैं जो कि एमोनिया की सबसे बड़ी सोर्स है। और यूरिया बनता कहाँ है, लिवर बनाता है आपका। एमोनिया आया अंदर, एमोनिया टॉक्सिक होता है। यूरिया पहले, सबसे पहले आपका लिवर क्या काम करता है, जो टॉक्सिक चीजें आई हैं उनको तोड़ो, उनको लेस टॉक्सिक बनाओ। तो जो एमोनिया होता है उसको लिवर लेस टॉक्सिक फॉर्म में बनाता है, जिसको हम लोग यूरिया बोलते हैं। और वो यूरिया जाता है किडनी, और किडनी को बोलता है कि भाई यूरिया को बाहर निकालो, गंदगी को बाहर निकालो। तो अगर आप वहीं पे कंट्रोल कर लो एमोनिया के सोर्सेस को, तो यूरिया रिडक्शन तो वैसे ही हो जाएगा खाने के थ्रू ही आपका। तो देखिए 3 मेन मील्स हैं, मतलब 3 बार आपने खाना खाना है, ठीक है, एक दिन में। एक हो गया आपका मिलेट की अम्बली, आपको बनाने की विधि मिल जाएगी यूट्यूब पे, किसी ने तो आपके घर में ये बनाना है, आपको हेल्प करना है इसके अंदर, ठीक है।
वो मिलेट की अम्बली को अगर आपको चाहिए कि उसमें प्रीबायोटिक्स या प्रोबायोटिक्स जिंदा रहें तो उसको हीट नहीं करना है, उसमें नमक नहीं डालना। 2 चीज का ध्यान रखिएगा। उसको एक स्वीट पॉरेज या मीठा दलिया समझ के खाइए, बना के खाइए। इससे क्या होगा कि एक बार का नमक टल जाएगा आपका, सोडियम। ठीक है। इसमें क्या करना है, इसमें दूध डालना है। वो जानवर वाला दूध नहीं डालना है, इसमें डालना है प्लांट से बना हुआ दूध, काजू, अखरोट, बादाम, मिलेट्स, इनसे आप दूध बना सकते हो घर में। सिंपल तरीके, बहुत बढ़िया, न्यूट्रिशियस, छोटे बच्चों को भी दे सकते हो। एनिमल मिल्क से शिफ्ट हो जाओ प्लांट मिल्क। ठीक है, वनस्पति जन्य मिल्क। अपने आप खुद घर पे बनाओ अपना दूध। कैसे बनाएंगे? 10 बादाम भिगो, 2 मुनक्का भिगो, 2-3 मुनक्का भिगो लो, 2 अखरोट भिगो लो, 1 अंजीर भिगो लो। रात भर भिगो लो, उसको साफ करके मिक्सी में डालो, थोड़ा थोड़ा सा पानी डालो उसके अंदर, मिक्सी में घुमा लो, सफेद लिक्विड बन गया। ये है आपका प्लांट मिल्क। सारा न्यूट्रिशन है इसके अंदर, प्योर नेचुरल न्यूट्रिशन है। इसको यूज करो एज मिल्क। मिलेट की अम्बली में ये दूध डालो, पूरा न्यूट्रिशन जाएगा उसके अंदर। थोड़े से अलसी के बीज को भून के कूट के रख लो, 3-4 दिन खराब नहीं होते फ्रिज में, उसकी 1 चम्मच डाल ली। चिया सीड्स आती हैं, कुछ कुछ जगहों पे मिल जाती हैं, बहुत ओमेगा 3 में बहुत पावरफुल सोर्स है ओमेगा 3 का। उसको भिगो लिया, करीब 20-25-30 मिनट भिगो लिया उसको, उसकी 1 चम्मच डाल ली इसके अंदर। फ्रूट्स डाल लिए, अलग अलग फ्रूट डालो रोज, कभी अनार डाला, कभी सेब डाला, जो मन में आए, जो सीजन में हो वो फ्रूट्स काट के डाल लो उसको। ठीक है। और चाहो तो थोड़ी और चीनी चाहिए तो चीनी मत यूज करो, देसी खांड इस्तेमाल कर लो आप। वो डाल लो उसके अंदर और इसको एक मीठा पोरेज बना लो, बहुत स्वादिष्ट बनेगा। फल चेंज करते रहो, मिलेट भी चेंज करते रहो, पर रोज एक मिलेट की अम्बली बना के एक भोजन, कंप्लीट भोजन उसको समझ के चलो और उसको खाओ। तो ये एक भोजन हो गया, 1 मील हो गया। दूसरा मील आपका आया सलाद का मील, प्राकृतिक, रॉ, हाई फाइब्रेशनल फूड, मतलब अपक्व आहार, जिसको आपने पकाया नहीं है। ठीक है। उसमें क्या करेंगे हम, आप मूंग दाल ले लो या चना ले लो, उसको अंकुरित करो, अच्छे से अंकुरित करो, 2-3 दिन लगने चाहिए अंकुरित करने में। उसको पका लो, एक भाग वो लो, एक बार खीरा, प्याज, बीज निकाल लो टमाटर के, डाल लो, कोई टेंशन नहीं पोटेशियम की। एक उबला हुआ आलू ले लो छोटा, ठीक है, हरी चटनी ले लो, अनार दाने डालो, सेब डाल लो उसके अंदर। उसको टेस्टी एक एक स्प्राउट सैलेड की तरीके से बनाओ आप। ठीक है। जो मन में आए उसके अंदर डालो, थोड़ा सा चाट मसाला डालो, नींबू छिड़क लो, नमक मत डालना उसमें। ठीक है। उसको एक प्राकृतिक नेचुरल मील की तरीके से आराम आराम से खाओ, पूरा पेट भरेगा उससे। थोड़ी सी और जरूरत है उसमें क्रंच की, तो भुने हुए मूंगफली, पीनट्स डाल लो उसमें, या भुने हुए चने आते हैं वो डाल लो उसके अंदर। एक पूरा मील बन जाता है आपका, प्रोटीन का मील बनेगा, प्राकृतिक बनेगा, प्योर हाई वाइब्रेशनल फूड। एक खाना ये हो गया। ठीक है। तीसरा खाना है आपका रेगुलर खाना। मिलेट का इस्तेमाल करो, करीब हफ्ते में 4-5 दिन तो मिलेट का इस्तेमाल करो। ज्वार, रागी, बाजरा, कोटो, जो मिल जाए, मकई तो सीजन में भी है, तो वो आप इस्तेमाल करो। उसकी रोटी बनाओ, पराठा बनाओ, पूड़ी बनाओ, जो खाना है खाओ। वो लो। एक भाग ग्रेन्स या अनाज लो, तो 2 भाग सब्जी लो। ठीक है। ये कॉम्बिनेशन में ले सकते हो। आपको किस दिन पोहा खाना है, किस दिन उपमा खाना है, खा लो, कोई बात नहीं, हफ्ते में 1-2 दिन खा सकते हो। पर वेजिटेबल्स की क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वेजिटेबल्स अल्कलाइन होती है, उनका कोई रीनल लोड नहीं होता है, ग्रेन्स का एसिड लोड होता है शरीर के ऊपर। ठीक है। तो ये जो रेगुलर खाना है आपका, इसके पहले भी आप वेजिटेबल कंटेंट को बढ़ाने के लिए एक वार्म सैलेड बना सकते हैं। कॉर्न, मकई होता है, स्वीट कॉर्न, उसके दाने लीजिए, ग्रीन पीस लीजिए, हरी मटर लीजिए, प्रोटीन में बहुत हाई होती है। उनको चाट मसाला डाल के उसमें शिमला मिर्च डाल दिया आपने, प्याज डाल दिया, जो अच्छा लगे, जो अवेलेबल हो, उसका एक बोल बना लीजिए, पहले उसको खा लीजिए, फिर अपना रेगुलर खाना खाइए। या सूप ले लीजिए, वेजिटेबल सूप ले लीजिए, फिर उसके बाद खाना खाइए। तो आप देखोगे टोटल आपका जो रेगुलर मील भी है उसमें 70% वेजिटेबल्स आ गई, मिलेट्स या ग्रेन्स फिर भी 30% रहे, एसिड लोड फिर भी कम रहा। ठीक है। तो ये हो गया आपके 3 टाइप के
या 3 तरीके के 3 टाइम के मील्स। बीच में फल खाओ जितने खाने, कोई दिक्कत नहीं, जूस बनाओ। आप एक टिपिकल जूस बना सकते हो जिसके अंदर एक फल लो, एक सब्जी लो, कुछ हरी पत्तियां लो, जैसे सेब हो गया और खीरा हो गया, पुदीने के पत्ते हो गए, या अनानास हो गया, खीरा हो गया, कुछ हरी पत्तियां हो गई, इनके जूस बना लिया आपने। ऐश गॉड जिसको हम लोग पेठा बोलते हैं, उसका जूस बहुत अच्छा डिटॉक्स है, उसको यूज कर सकते हो। नींबू का पानी पी सकते हो। प्लांट मिल्क शेक, जो मैंने मिल्क बोला था ना, जो वनस्पति जन्य मिल्क होता है, उसको यूज कर सकते हो। कोकोनट मिल्क यूज कर सकते हो, उसमें पाइनएप्पल काट के डालो, एक फल डालो, शेक बना लो, ले सकते हो बीच में, कोई बात नहीं है। भुने हुए मखाने ले सकते हो बीच में। रोस्टेड पीनट्स या मूंगफली ले सकते हो, रोस्टेड चना ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़े थोड़ी क्वांटिटी में। तो ये सब ले सकते हो। पानी चेंज करो अपना, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्कलाइन वाटर का इस्तेमाल करो। हर एक घर में फिल्टर लगा हुआ है आजकल। जिसने फिल्टर लगाया उसको बोलो एक अल्कलाइन अलग से फिल्टर आता है, उसको फिट करा देगा फिल्टर के अंदर। 1,500 रुपए का शायद आता है, 3 महीने चलता है। वो आपके पानी का पीएच चेंज कर देगा। जो आपके पानी का पीएच 6 के करीब है ना, जो एसिडिक है, वो पीएच का फिल्टर लगाते ही वो 8.5 हो जाएगा। उसकी ड्रॉप्स भी आती हैं, नॉर्मल पानी में डालो लाल हो जाएगा वो। जब अल्कलाइन पानी होता है ना, उसके अंदर वो नीला हो जाता है, पर्पल कलर का हो जाता है। वो अल्कलाइन वाटर जो आपकी एसिडिटी है शरीर की, उसको इंप्रूव करने में बहुत फायदेमंद है। और अल्कलाइन जो पानी आप बना भी सकते हो, उसके पिचर्स आते हैं, बॉटल्स आती हैं, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो, मशीन लगा सकते हो। तो बहुत सारे तरीके हैं अल्कलाइन पानी बनाने। बेकिंग सोडा डाल के भी बन जाता है, अल्कलाइन की ड्रॉप्स भी आती हैं। बट पानी अगर अल्कलाइन रहेगा तो वो बहुत फायदेमंद है किडनी के लिए। और अगर पानी शरीर में जमा हो रहा है तो 1 लीटर से ज्यादा मत पीना, और अगर शरीर में नहीं जमा हो रहा है ज्यादा तो 2 लीटर तक पी सकते हो। पर पानी ज्यादा बढ़ाने से कोई फायदा होता नहीं है। पानी जो पीने वाला पानी है वो सीधे वैसे का वैसे निकल जाता है। पानी चाहिए तो वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से आएगा, जिसको हम लोग स्ट्रक्चर्ड वाटर बोलते हैं। वो आएगा, वो नमी देगा। किडनी के सूखने का या श्रिंक होने का सबसे बड़ा कारण है डिहाइड्रेशन। वो जो हाइड्रेशन है वो फल और सब्जियों के पानी से आता है। ठीक है, तो अब कुछ लोग ये बोलेंगे, भाई डायलिसिस के पेशेंट्स तो ये वनस्पति जन्य जो आप वीगन डाइट बोल रहे हैं नहीं ले सकते हैं क्योंकि प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। हमारे डॉक्टर ने बोला है कि आप 6 अंडे खाइए और पनीर लीजिए और दूध पीजिए, बिना उसके आप मर जाएंगे, आप खत्म हो जाएंगे, आप सरवाइव नहीं कर सकते बिना प्रोटीन के। तो भैया वो डॉक्टर को बोल देना कि अगर मैं एनिमल प्रोटीन खाऊंगा तो मेरी किडनी खत्म हो जाएगी, मैं कभी जिंदगी में डायलिसिस से रिकवर नहीं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि एनिमल प्रोटीन हैवी प्रोटीन है, भारी प्रोटीन है। उसके कंपैरिजन में प्लांट प्रोटीन जो होता है वो लाइट होता है, उसका मॉलिक्यूल लाइट होता है। आपने लेना है प्लांट बेस्ड प्रोटीन, वीगन प्रोटीन, एनिमल प्रोटीन नहीं लेना है। प्लांट प्रोटीन भी कंप्लीट प्रोटीन होते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लांट प्रोटीन हैं जो कि कंप्लीट प्रोटीन होते हैं। ठीक है, तो उसकी टेंशन मत लो। जब एक डॉक्टर बोलता है ना, बार बार वो बोल रहा है आपका डॉक्टर कि भाई प्रोटीन लो, प्रोटीन लो, प्रोटीन लो, तो उसको बताओ कि एक डायलिसिस सेशन में 10 से 15 ग्राम से ज्यादा प्रोटीन का लॉस नहीं होता है। आपकी जो मिनिमम प्रोटीन रिक्वायरमेंट है बॉडी की, वो तकरीबन 40 ग्राम पर डे है। अगर वो लॉस भी होता है, उसको भी ऐड कर दो 15-20 ग्राम और, तो 60 ग्राम प्रोटीन आपको मैं सिर्फ वीगन वनस्पति जन्य प्लांट बेस्ड डाइट से दिला सकता हूँ। कैसे दिला सकता हूँ? वो कॉर्न और मटर की आपने जो बनाई है, भेल बनाई है या चाट बनाई है, 5 ग्राम कॉर्न से आ गया 1 कप, 5 ग्राम या समझ लीजिए 8 ग्राम आ गया हरी मटर से। ठीक है, 1 कप मिलेट, 7 से 8 ग्राम प्रोटीन। किनवा, एमरंथ, राजगिरा, 7 से 8 ग्राम प्रोटीन 1 कप। मूंग की दाल का स्प्राउट 1 कप, 8 ग्राम प्रोटीन। चने का स्प्राउट 1 कप, 10 से 11 ग्राम प्रोटीन। अरे अमरूद तक में प्रोटीन है, फल तक में प्रोटीन होता है, आपको मालूम है? अगर अमरूद काट के 1 कप खा लो तो 4 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है अमरूद में। और अमरूद में सबसे ज्यादा विटामिन सी भी होता है जो कि एंटीऑक्सीडेंट है किडनी के लिए। संतरे और नींबू से भी ज्यादा अमरूद में विटामिन सी है, आपको मालूम है ये? वो भाड़ भूंजने के बाद के पास वो चना मिलता है ना, वो चना, एक 1 कप चना खा लोगे ना
तो 20 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। या मूंगफली, पीनट्स, उनको रोस्ट करके खा लोगे 1 कप तो नहीं, बहुत ज्यादा हो जाएगा, आधा कप भी ले लोगे तो उसके अंदर भी 15 से 20 ग्राम प्रोटीन आ जाता है। प्रोटीन की कमी नहीं होगी आपको। अरे एक सिंपल होल व्हीट मतलब गेहूं की जो रोटी होती है ना, एक सिंपल रोटी में भी 4 ग्राम प्रोटीन है। तो समझ के चलो कि वो पॉसिबल है। पूरी डाइट में जब आप स्प्राउट सैलेड ले रहे हो, मिलेट की अम्बली बना रहे हो, रेगुलर खाना खा रहे हो, 50 से 60 ग्राम आपको प्रोटीन मिल जाएगा। ये जो कूटू का आटा होता है ना, या जो राजगिरा होता है या किनवा होता है, ये सारे कंप्लीट प्रोटीन है, सब एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं इसके अंदर। जो बोलते हैं ना एनिमल प्रोटीन कंप्लीट प्रोटीन, वीगन प्लांट बेस्ड प्रोटीन भी कंप्लीट प्रोटीन होते हैं। चलिए, तो डाइट प्लान समझ लिया हमने, ठीक है। होल प्लांट बेस्ड वीगन डाइट, वनस्पति जन्य प्राकृतिक डाइट अपनानी है अपने को, जिसका लो रीनल एसिड लोड हो और जिसके अंदर हाई फाइबर और प्री प्रोबायोटिक्स हों। ये डाइट अपनानी है हमने, ठीक है। लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करने हैं हमने? अर्थिंग करनी है, जमीन से पैर को लगाना है, धूप लेनी है, ठीक है। क्वालिटी स्लीप बहुत जरूरी है, वो होनी चाहिए। थोड़ी देर ध्यान प्राणायाम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। और डायलिसिस पेशेंट के लिए सबसे जरूरी पसीना निकालो, स्वेटिंग करो आप, ठीक है। अमेजोन से टेंट खरीद लो स्टीम सोना का, उसके अंदर बैठो 15-20 मिनट, आधा घंटा, पसीना निकालो अपना। नहीं तो वो हॉट वाटर इमर्जन थेरेपी आती है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हो पसीना निकालने के लिए। पसीना निकालो, पसीना निकालने से टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे। तो 5 लाइफस्टाइल चेंजेस करो, डाइट करो जो ऐसी मैंने बताई है आपको, और नेफ्रो पंचामृत प्लस और HB बूस्टर का कॉम्बिनेशन शुरू करो। 3 महीने में आप देखोगे कितना फर्क आएगा आपके। डायलिसिस से रिकवर करने के लिए आपको 10 से 15 महीने का समय लेके चलो, ठीक है। इतना समय लगता है, पर जब जैसा मैंने आपको बताया वैसा करोगे तो 1-2 महीने में आपको तुरंत दिखना शुरू हो जाएगा रिजल्ट। आपके जो यूरिया लेवल्स हैं या ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल्स हैं, क्रिएटिनिन लेवल्स हैं, ये कम होना शुरू होंगे। जो शरीर में पानी जमा होता है, जो हर बार डायलिसिस में निकलवाते हो ना, वो कम जमाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और यूरिमिक सिम्टम्स भी कम होना शुरू हो जाएंगे, गंदगी कम होना शुरू हो जाएगी। हल्के हल्के आप डायलिसिस डिले कर सकते हो। अगर हफ्ते में 3 बार करा रहे हो, 1-2 महीने के अंदर 2 बार करा लेना, फिर 5 दिन में 1 बार करा लेना, 10 दिन में 1 बार करा लेना। इस तरीके से हल्के हल्के आप रिकवर कर जाओगे डायलिसिस से। अब सबसे जरूरी मेरे से संपर्क करना, ठीक है। मेरे से संपर्क करना है तो जो मैंने नंबर इस व्हाट्सएप का दिया है वो व्हाट्सएप का नंबर है, वो कॉलिंग का नंबर नहीं है। प्लीज रात के 2 बजे उस पर कॉल ना करें। इट इज नॉट पॉसिबल, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं दिन भर फोन उठाता रहूं। तो जो नंबर दिया है उस पर व्हाट्सएप मैसेज करें, और मैसेज भी ऐसा ना करते हैं कि 15 रिपोर्ट की PDF आपने डाल दी उसके अंदर और फ्री हो गए कि मैंने तो भेज दिया है। मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है अगर 50 व्हाट्सएप मैसेजेस पड़े हैं तो हर एक के उसको मैं खोलूं और उसको एनलार्ज करूं और फिर उल्टा पड़ा हुआ या सीधा पड़ा हुआ उसको देखूं और फिर नोट करूं कि भाई इसके क्या लेवल्स हैं, और एक एक केस के अंदर डिटेल में जाऊं। तो मेरा काम सिंपल कर दें। अगर आपको रिस्पॉन्स चाहिए तो अपनी लेटेस्ट KFT रिपोर्ट भेजें जिसमें यूरिया क्रिएटिनिन क्लियरली मेंशन हो, थोड़ा सा केस हिस्ट्री के बारे में बता सकें कि भाई डायलिसिस करा रहे हैं नहीं करा रहे, क्या स्टेटस है, उसके बारे में थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, अपनी जिम्मेदारी लो, कम्युनिकेशन को क्लियर करो, ठीक है। 1 बार मैसेज करो, नहीं रिप्लाई आया 2 बार करो, 3 बार कर दो। व्हाट्सएप के साथ प्रॉब्लम ये है कि कंटिन्यूसली जब मैसेजेस आते हैं तो आपका जो मैसेज है वो नीचे चला जाएगा और उसके ऊपर नए मैसेजेस आ जाएंगे। और मैं दिन भर फोन पे बैठता नहीं हूँ, मैं 2-3 घंटे देता हूँ व्हाट्सएप को। उस टाइम पे जो मेरे सामने आता है मैं उसको देख के रिप्लाई कर देता हूँ कि क्या करना है, ठीक है। अगर रिप्लाई नहीं आया रिपीट मैसेज कर दो, ठीक है। तो मेरी तरफ से एश्योरेंस दे रहा हूँ, आश्वासन दे रहा हूँ आपको कि जो मैंने इस वीडियो में आपको आयुर्वेदिक टॉनिक बताया है या सिरप बताया है या दवाई बताई है उसको लेना शुरू करो। जो मैंने डाइट बताई है उसको लेना शुरू करो, ठीक है। उसको फॉलो करो प्रॉपरली। जो लाइफस्टाइल में चेंजेस बताए उनको फॉलो करो। डाइट प्लान चाहिए मैं भेज दूंगा, व्हाट्सएप कर देना मेरे को डिटेल में। और खुश रहो, ये मान के चलो कि रिकवरी पॉसिबल है। पॉजिटिव सोचोगे पॉजिटिव होगा, अच्छा सोचोगे अच्छा होगा, अच्छा करोगे 100% अच्छा होगा।
डायलिसिस से रिकवरी होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए नमस्कार।